नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के ऑपरेशन बांग्लादेश की, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 5 अगस्त को छात्र आंदोलन की आड़ में पाकिस्तान की IASI ने शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। आज 6 महीने के बाद भी वह भारत की ही शरण में है। लेकिन इन 6 महीनों में बांग्लादेश के हिंदुओं की हत्याएं हुई, सामूहिक बलात्कार हुए, मंदिरों और घरों को आग के हवाले कर दिया गया, देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी गई और यह सब आज तक कमोबेश चल ही रहा है। इस्कॉन के बांग्लादेश प्रमुख चिन्मय दास को 1.5 महीने से जेल में रखा हुआ है। उसे अपील उसकी जमानत तक नहीं होने दी जा रही है। हिंदुओं के लिए बांग्लादेश नर्क बन चुका है। बांग्लादेश के करीब 13 करोड़ हिंदुओं की उम्मीदें भारत पर टिकी है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी है। और आज मोदी ट्रंप की मुलाकात ने बांग्लादेश के हिंदुओं की उम्मीदों को ऑक्सीजन की भरपूर डोज दे दी है। हिंदुस्तान में ऑपरेशन बांग्लादेश की तैयारी पहले से चल रही थी, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर में होने वाले जिस बदलाव की सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, वह बदलाव अब जाकर पूरा हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने सही समय पर ट्रंप से मुलाकात कर आगे की रणनीति सेट कर दी है। इसी रणनीति के तहत जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया ने ट्रंप से पूछा बांग्लादेश पर सवाल, तो उन्होंने बिना किसी देरी के कह दिया कि बांग्लादेश का क्या करना है यह भारत पर छोड़ता हूं। 9 शब्दों के इस वाक्य में बांग्लादेश के हिंदुओं की उम्मीदें छुपी है। हिंदुस्तान के ऑपरेशन बांग्लादेश का कोड वर्ड छुपा है और साथ में छिपा है बांग्लादेश के केयरटेकर मोहम्मद यूनुस की तबाही। मोदी के अमेरिका दौरे और ट्रंप के बयान से पहले ही बांग्लादेश के केयरटेकर मोहम्मद यूनुस को इस बात का शायद अंदाजा हो गया था। यही वजह है कि वह बांग्लादेश छोड़कर अभी दुबई पहुंचा हुआ है। यूनुस की कोशिश अपने लॉबिस्ट के जरिए ट्रंप को मनाने की है, ताकि बांग्लादेश में उसकी मनमानी चलती रहे। जॉर्ज सोरोस और USAID की पाइपलाइन से मिल रही मदद अब खत्म हो चुकी है। जॉर्ज सोरोस की दुकान बंद हो चुकी है। वामपंथी इस्लामिक इकोसिस्टम ट्रंप ने तहस नहस कर दिया है और एकमात्र पाकिस्तान ही फिलहाल मोहम्मद यूनुस के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन तख्ता पलट में उसके साथ में था। लेकिन आर्थिक बदहाली के कगार पर खड़ा पाकिस्तान और उसकी ISI को जहां से ऑक्सीजन मिल रहा था, उसकी सप्लाई भी रेस्ट्रिक्टेड हो चुकी है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी और ट्रंप से मोदी की मुलाकात ने डीप स्टेट और इस्लामिक इकोसिस्टम के सारे गणित बिगाड़ दिए हैं। जिस उम्मीद से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश आए थे, तख्ता पलट करवाया था, प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर किया था, उन सभी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। हालांकि यूनुस की मंशा हसीना की हत्या करवाने की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सका और अब समय बदल चुका है। शेख हसीना और उसकी पार्टी अवामी लीग फिर से बांग्लादेश के लोकतंत्र स्थापित करने के कगार तक पहुंच चुकी है। और आज अपने विशेषज्ञों से हम बात करेंगे और बांग्लादेश के संदर्भ में मोदी ट्रंप के मुलाकात के मायने समझने की कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या बांग्लादेश के दिन बदलने वाले हैं, क्या बांग्लादेश के हिंदुओं के दिन बदलने वाले हैं, क्या इस्कॉन के बांग्लादेश प्रमुख चिन्मय दास को अब रिहा कर दिया जाएगा या उनके रिहाई का समय आ गया है, क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर भागने वाला है, क्या बांग्लादेश में फिर से लोकतंत्र की बहाली हिंदुस्तान करवा पाएगा, क्या शेख हसीना को फिर से बांग्लादेश की कमान मिल सकेगी। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। Recent developments in Bangladesh and how India sees the situation. बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही अमेरिकी डीप स्टेट की भूमिका से इनकार कर दिया, लेकिन इस बात के साक्ष्य कि बार बार सामने आ चुके हैं कि हो न हो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, सोरोस फैमिली और मोहम्मद यूनुस के इस तिगाड़े ने ही बांग्लादेश का काम बिगाड़ा है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने ढाका में एलेक्स सोरोस से बात की थी। एलेक्स सोरोस जॉर्ज सोरोस का बेटा और द ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का चेयरमैन है। बाइडेन ने जॉर्ज सोरोस को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। सोरोस का NGO दुनिया भर में सरकार गिराने की अपनी कोशिशों के लिए कुख्यात है। एलेक्स सोरोस ने मोहम्मद यूनुस को मानवाधिकारों का चैंपियन बताया था। ट्रंप सरकार के रोक के बावजूद एलेक्स सोरोस ने यूनुस के लिए आर्थिक मदद की बात कही। सत्ता में आते ही ट्रंप ने USAID के जरिए बांग्लादेश को मिलने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद जॉर्ज सोरोस का NGO अमेरिकी सरकार की नीतियों से परे जाकर
बांग्लादेश की मदद कर रहा था। लेकिन इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने सिर्फ बांग्लादेश पर ही टिप्पणी नहीं की, उन्होंने चीन को सीधा मैसेज देते हुए ब्रिक्स पर निशाना साधा और उस क्वाड को मजबूत करने की बात कही, जिन्होंने पाकिस्तान को सीधा मैसेज देते हुए शांति और आतंक के खिलाफ मजबूत लड़ाई और आतंकी तहव्वुर राणा को जल्द ही भारत को सौंपने की बात कही। यही नहीं, उन्होंने खालिस्तान के मुद्दे पर भी बोलते हुए कहा कि बाइडेन प्रशासन में ऐसी बहुत चीजें हुई जो ठीक नहीं थी। हम अपराध को काबू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। अपने इसी बयान के साथ ट्रंप ने साफ कर दिया कि खालिस्तान मुद्दे पर ट्रंप भारत के साथ हैं और अमेरिका में पनपने वाले पन्नू जैसे खालिस्तानी आतंकवादियों की अब खैर नहीं। अगर बांग्लादेश की बात करें तो दोनों नेताओं के मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस के पास बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस के असंवैधानिक शासन को खत्म करने और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की मांग की। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेशी कट्टरपंथी शेख हसीना को लेकर भारत विरोधी माहौल बनाने में जुटे हैं। लेकिन अब ट्रंप ने जिस तरीके से भारत पर इस मुद्दे को छोड़ दिया है, उससे वैश्विक तौर पर बांग्लादेश को दुनिया भर का खुला समर्थन शायद ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और मोदी और ट्रंप की इस ऐतिहासिक मुलाकात में आतंकवाद पर भी चर्चा हुई और आतंकवाद पर दोनों नेताओं ने क्या कहा दुनिया के सामने, एक बार वो भी सुनवाते हैं, फिर मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. तो तहव्वुर राणा को सौंपने की बात हो रही है। बांग्लादेश पे फ्री हैंड दे दिया है और इसके मायने क्या है, इस बांग्लादेश पे प्रधानमंत्री को फ्री हैंड देने के मायने क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ कमर आगा जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं और वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सुरेश कुमार गोयल भी पूर्व राजनयिक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और मेजर जनरल के सिन्हा जी रिटायर्ड, वो हमारे साथ जुड़ेंगे रक्षा विशेषज्ञ के रूप में। और तीनों मेहमानों का स्वागत है। और सुरेश कुमार गोयल जी अभी दिख रहे हैं और कमर आगा जी अभी दिख नहीं रहे। मैं चर्चा की शुरुआत गोयल जी मैं आप ही से करना चाहूँगा। यह जो मुलाकात हुई है हम सब ने देखा है और इससे बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो काफ़ी उम्मीदें लगा करके बैठे हैं। उनका उत्साह भी, कुछ लोगों से हमारी बात हुई वहाँ पे, तो वो उनको लग रहा है कि अब भारत कुछ करेगा, ऑपरेशन बांग्लादेश की जो तैयारी की बात कर रही थी वो होगा। और इस मायने में क्या ये फ्री हैंड देने के मतलब क्या है, भारत क्या क्या कर सकता है बांग्लादेश में? जी, मेरे ख्याल है जो आपने सवाल पूछा है उसके बारे में ना तो प्रधानमंत्री मोदी बता पाए कि उनका मतलब क्या। तो बहुत अदरा सी चीज हूँ, मेरे में तो इतनी समझ नहीं होगी कि वो क्या कह गए और क्या नहीं कह गए। आगे देखना पड़ेगा कि उनके जो ये स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन डिप्लोमेटिक बिहेवियर में क्या होता है। लेकिन अगर मैं छोटा सा मैं ये कहूँ तो शायद उनका ये है कि वो ये समझते हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका असर भारत के ऊपर काफी गहरा, क्योंकि एक तो जो चेंज हुई है, जो मोहम्मद यूनुस आए, शेख हसीना से काफी करीब थी, भारत के हितों का ख्याल रखती थी। एक इसके बाद हम देख रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से जो इस्लामिक एलिमेंट्स हैं, काफी ज्यादा मिलिटेंट एलिमेंट्स काफी एक्टिव हो गए हैं। मैं यहाँ पर हिंद बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं बांग्लादेश जा चुका हूँ और मैं ये जानता हूँ कि बांग्लादेश के ज्यादातर मुस्लिम और हिंदू वो खाली धर्म की बात नहीं करते हैं। एक जो बांग्लादेशी जो बंगाल है, एक जो बंगाली नेशनलिज्म है, वो जो उनको इकट्ठा रखता है। क्योंकि मैंने देखा है कि वहां पर दुर्गा पूजा का त्योहार जो है वो दोनों ही मनाते हैं, ये नहीं होता है कि वो खाली हिंदू मनाते हैं। तो इसलिए मैं बंगाली कल्चर की बात करूंगा यहाँ पर
लेकिन इतना जरूर है कि वहां पर जो धीरे धीरे करके एक जो जीआई जिहाद इस्लामी जो ग्रुप आगे बढ़ता जा रहा है, उससे थोड़ा सा डर पैदा होता है कि भारत के हितों का क्या होगा। तो देखिए आगे क्या होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका इस जैसे पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो उनको सरकार बदलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, डिसरप्शन कर रहे हैं, या जो है शायद उनका इंटरवेंशन वो कम हो जाएगा और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को अपना रास्ता खुद ही देखना पड़ेगा। जी ठीक है, कमर आगा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमर आगा जी, क्या जो गोयल जी कह रहे हैं मैं उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूँगा। और एक जो बात शुरू में जब 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट किया गया था बांग्लादेश में, तो वहाँ पर आईएसआई का नाम तो आ ही रहा था, लेकिन साथ में CIA का नाम भी आया था कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं जो है इसको बैक कर रहा है, वरना ये तख्ता पलट करना इतना आसान ISI के लिए नहीं था। उसके बाद से जिस तरह की डेवलपमेंट वहाँ बांग्लादेश में हुए, जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ वहाँ पर हिंसा हुई, अब तो मुजीब के घर को भी बुलडोज कर दिया गया, वहाँ पर प्रधानमंत्री के आवास में लोग घुस गए और प्रधानमंत्री को जान बचा करके जो है भारत में शरण लेनी पड़ी। उसके बाद के जो डेवलपमेंट है 6 महीने के भीतर में जो डेवलपमेंट हुए हैं, और अभी जो कल जो मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई है और ट्रंप का यह बयान कि बांग्लादेश में जो करना है वो भारत करे, इसके मायने ज़रा हमें समझाइए कि इसका मायने क्या है। क्या इस बयान से ये उम्मीद लगाई जाए कि शेख हसीना या बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए फिर से प्रयास किए जाएंगे और भारत उसका अगुवा रहेगा? देखिए, भारत के लिए तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पे लोकतंत्र की अगुवाई करे, और भारत की पॉलिसी रही है, लोकतंत्र के लिए काम किया उसने। भारत में खुद लोकतंत्र है और चाहता है कि लोकतंत्र तमाम दुनिया में रहे, लेकिन भारत की ये पॉलिसी नहीं है कि वो अंदर जाए और जाके वहाँ पे तोड़ फोड़ करे और इन लोगों से लड़े, बल्कि अगर वहाँ के इस तरह के जो शक्तियाँ हैं उनको, मैं समझता हूँ बहुत तरीका होता है सपोर्ट करने का। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि मॉरल सपोर्ट उनको मिले, और फिर उसके बाद हर तरह की दूसरी तरह की भी सपोर्ट अगर उनको हासिल हो जाती है जनता के अंदर, तो भारत बहुत खुश होगा। हाँ, अगर बहुत हालात बिगड़ते हैं, बड़ी संख्या में लोग भारत आते हैं, जैसे 1971 में हुआ था, तो भारत तो अपनी सिक्योरिटी और अपनी स्टेबिलिटी बचाने के लिए, और वहाँ पे ये था कि इन लोगों का जो जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना कर रही थी उससे बचाने के लिए वो लोग चाहते थे, मुक्ति बाहिनी बन चुकी थी और वो चाहती थी कि भारत सपोर्ट करे। भारत ने उसको रिकॉग्नाइज किया और फिर उसके बाद अंदर गए, तो वो तो सिचुएशन अभी है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अभी जो बता रहे थे साहब हम लोगों को कि बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म है, और बांग्लादेश के अंदर जो रिलीजन है, इस्लामिक रिलीजन, अभी भी काफ़ी हद तक सूफी संतों का वहाँ पे काफ़ी प्रचलन है। उसको वो लोगों को ख़त्म करना मैं नहीं समझता आसान काम से होगा। वो लोग ने सहन किया है, बहुत लोग मरे हैं 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी, जिसमें हिंदू बड़ी संख्या में थे, मुसलमान भी थे वहाँ पे जो मुजीबुर रहमान के साथ लड़ रहे थे, तो एक बहुत बड़े सेक्शन मारे गए थे। फिर उन्हीं लोगों ने मुक्ति बाहिनी बनाई और लड़े, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की हार हुई, भारत ने मदद की उन लोगों की। तो ये लोग भूले नहीं हैं बांग्लादेश के अंदर। और तलब बात यह है कि पाकिस्तान एक जो है, हम सब जानते हैं कि पूरी तरीके से आया। दूसरी तरफ एक चीज़ और भी है, बांग्लादेश के अंदर अभी भी मुस्लिम लीग वाला एलिमेंट बहुत बाकी है, ये जो कि बहुत एंटी इंडिया है, और वो बहुत मुस्लिम लीग बहुत बांग्लादेश कट्टर धार्मिक तो नहीं है। BNP जी नहीं, मुस्लिम लीग जिसने पार्टीशन में, वो तो फिर से एक्टिव हो चुका है, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ। तो वो ग्रुप वहां पे बहुत एक्टिव है, और हमने देखा बांग्लादेश बनने के कुछ ही समय के बाद वो लोग दोबारा वहां सत्ता पलट हुई और वो आ गई। और ये ग्रुप जो है, और आतंकवादी, फिर उसके बाद जमात इस्लामी, ये सब जो है वहाँ के ऊपर, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कनेक्शन बना रहे, पाकिस्तान भारत के विरुद्ध ये लोग काम करते हैं। तो इस तरह के दोनों ग्रुप हैं, इसलिए। और फिर तीसरी बात, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ऑलरेडी वहाँ पे दोबारा से प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए हैं इनके खिलाफ। सेना का ही शासन है, पाकिस्तान मॉडल उन्हीं ने अपनाया है, सेना के ही लोग हैं
जो वहाँ पे जिनके पास रियल पावर है, और ये जो है इनकी सरकार जो है जी मोहम्मद यूनुस की सरकार एक कठपुतली सरकार है। ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में हुआ था, सेना बैक्ड आर्मी और सेना की सपोर्ट जो है जमात इस्लामी उसको लेजिटिमेसी दे, या अभी जो फिलहाल इनका जो पॉलिसी है वो ये है कि पूरी तरीके से वहाँ के ऊपर जो सेकुलर एलिमेंट है, जो प्रो इंडिया एलिमेंट है, उसका दमन करना। एक बार दमन हो जाता है तो पीएनबी, जिसके बारे में आप बता रहे थे, खालिदा जिया की पार्टी और जमात इस्लामी मिलके एक फेक इलेक्शन करा के, जैसे पाकिस्तान में होते हैं इलेक्शन, उनको सत्ता में लाने की बात करते हैं। ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट मैं समझता हूँ काफ़ी सराहनीय है, अच्छा है, लेकिन ट्रम्प साहब की भी बहुत सी डिमांड्स हैं। वो एक आइलैंड को भी चाहते हैं अमेरिकन जी, फिर उसके अलावा ये भी है कि वो एक पार्ट और चाहते हैं जहाँ पे चेचन रेबल्स वगैरह को का प्रांत बनाना या देश बनाने की भी उन्हीं ने बात की है। अब क्या होगा, मिलिट्री बेस किसी भी देश का भारत को एक्सेप्ट नहीं होगा वहाँ पे, अगर बनता है तो वो भारत के हित में नहीं होगा। लगता है कि ट्रम्प साहब की पॉलिसी में कुछ फर्क नज़र आता है बाइडेन की पॉलिसी से। बिल्कुल। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं शायद। अब सिन्हा जी, दो चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ सब हमारे जितने भी मेहमान हैं। सबसे पहले कि ये जो बयान आया है बांग्लादेश को लेकर के ट्रंप का, उसके मायने क्या हैं, और इसको जो बांग्लादेश के जो हिंदू हैं जो वहाँ पर अत्याचार झेल रहे हैं, जो जिनकी ज़िंदगी जो है वहाँ पे नारकीय ज़िंदगी हो गई है सर तख्ता पलट के बाद से, क्या उनके लिए कोई उम्मीद लेकर के आया है ये बयान? और इस बयान को आप भारत के बांग्लादेश के संबंध के संदर्भ में किस तरीके से देखते हैं? जय हिंद। देखिए, जो बांग्लादेश में हुआ है उसको हमें स्ट्रेटेजिकली यदि समझना है, सबसे पहले हम इंडिया का कंसर्न देखते हैं। इंडिया के कंसर्न में जो बांग्लादेश है वो हमारा अंडरबेली है, सिक्योरिटी रीजन से वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी डोमेन के अंदर में वो उसकी एक साख रखती है कि उसके यदि ये इसके अंदर में कुछ भी होता है जो अभी आपको दिखता है बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, आप सोचिए वो एक तरह का एक मिलिट्री कू है जिसके मुखौटा में जो ये मोहम्मद यूनुस साहब हैं उनको बैठाया गया। वो डीप स्टेट है जिसमें अमेरिका का भी हिस्सा था, और आपको पता ही है अमेरिका डीप स्टेट के बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है कि वो सत्ता को बदलते रहे हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि अननेसेसरी हम वहां इंटरवीन ना करें किसी भी देश में। देखिए क्या हो रहा है, आप देखिए जो 1971 में हुआ था उसकी 75 में ही विद इन 4 years टाइम में जो खास करके शेख मुजीबुर रहमान साहब को ही नहीं मारा गया, उस समय मिलिट्री आई थी, उनके पूरे खानदान को, उनके 3 बेटों को, उनकी वाइफ को खत्म कर दिया गया था। जो आप देख रही हैं शेख हसीना, ये उस समय वो पढ़ रही थी जर्मनी में, जिसके कारण वो बच गई, उनकी सिस्टर, और उसके बाद वो भारत आई। अभी हुआ क्या है, द सेम एलिमेंट वो चाहते हैं, और आप देखें, आप बार बार सुन रहे हैं ना, शेख मुजीबुर रहमान की पूरी अस्तित्व को ही, केवल यही नहीं कि पार्टी की अस्तित्व को, वहां की पूरी अस्तित्व को, और एक जो बात नहीं करते हैं लोग वो है हिजबुत तहरीर करके एक, जो आप कहते हैं ना बांग्लादेश में छात्र शिविर का आंदोलन चला है, उसमें हिजबुत तहरीर है। इसको समझना बहुत जरूरी है, और भारत ने उसको ये किया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, और बहुत जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई। ये पूरा का पूरा, ये नहीं कि जमात, हम लोग कहते हैं रजाकार, ये तो है ही एलिमेंट। इन्होंने ये जो किया था, जो हिजबुत तहरीर आई है, ये इतनी डेंजरस है। ये आपका इसी इलाके से आया, जो आपने देख रहे हैं जो H3H की बात करते हैं, जो जिसमें हमास है, हिजबुल्लाह है और हुती है, वहीं से ये जॉर्डन से ऐसे नहीं है। हिजबुत तहरीर एक और इतनी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1953 से चल रही है, और फिलिस्तीनियों की ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो जॉर्डन का इलाका है, और ये पकड़ लिया है अभी, ये पूरे के पूरे बांग्लादेश में अंडरबेली है। और यदि नहीं तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसकी बात खुल के करनी चाहिए। और भारत ने अभी का समय 2025 में इसको ये किया है, बैन किया है। और देखिए क्या हुआ है, हिजबुत तहरीर का आता है, वो कैलफेट की बात करते हैं, ये पूरे के पूरे। और इसलिए जो आप देख रहे हैं, जो इनका कोजिनेस हुआ है बांग्लादेश और पाकिस्तान का, जिसमें ISI शामिल है, इसमें जमाती इस्लामी या रजाकार जो हैं उसका बहुत कम हिस्सा है। वो तो
ठीक है, वो हैं वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर में, मगर इनका जो जो आपने डिफीट देखा ना, आईएसआईएस का डिफीट हुआ है वेस्ट एशिया में, बिल्कुल। उससे भी ज्यादा खतरनाक, उससे भी ज्यादा अलकायदा से भी ज्यादा खतरनाक ये है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कहे कि हम बांग्लादेश को भारत के ऊपर छोड़ देते हैं। इसलिए आज के दिन में जब वहां पर हमारे एनएसए भी हैं, ये चीजें ट्रंप को बताया गया है। और आपने नाम सुना होगा कि वहां के जो इंटेलिजेंस अभी चीफ बनी है, हम उनका नाम भारतीय है, ठीक है ना, मगर तुलसी, आपने देखा हो, हाँ, तुलसी गेबार्ड, तुलसी जो गेबार्ड, हाँ, वो भारतीय नहीं है, वो भारतीय मूल की नहीं है, वो प्रैक्टिसिंग हिंदुइज्म के ऊपर में बात है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बड़ी बात कही थी, और उनका पहला मुलाकात हमारे प्रधानमंत्री से हुआ, फर्स्ट मीटिंग आउट ऑफ 6 मेजर है ना, जिसमें इलॉन मस्क साहब भी हैं। इसके अलावा वहां पर उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से उनकी मुलाकात हुई है, एनएसए से जो मुलाकात, उसके बाद ट्रंप साहब से मुलाकात हुई है। तो ये जो पनप रहा है, और इसमें सहयोग है चाइना का बहुत, अंडर बेली को जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करते हैं। और ये आप यदि हम उसको पुराने तरीके से यदि करें ना कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर में आ जाएंगे, कोई नहीं आएगा। आज आसाम बंगाल में वो नहीं आ सकते, क्योंकि हमने उस तरह से चीजें की हैं डेवलप। तो अब यहाँ पर वो खतरा नहीं है कि वहां से लोग आ जाएंगे और इंडिया का डिस्टेबलाइज करेंगे। प्रॉब्लम ये है, ये पूरा का पूरा जो अंडर, और देखिए क्या हुआ था, शेख हसीना की फाइनली गवर्नमेंट क्यों गई थी, जो आइलैंड की बात कर रहे थे बिल्कुल के ऊपर में, और इसमें डीप स्टेट जो बात होती है अमेरिका की, और डीप स्टेट ऐसे ही काम करता है, वो डिसमेंटल हो रहा है। जब हम डॉज की बात करते हैं, इलॉन मस्क जिसको हेड कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं ना, उसमें तुलसी गबार्ड भी यही बात करती है, सी इज द पिलर, और उनसे हुआ है। तो ये बहुत डीप है, इसलिए उन्होंने कह दिया है कि इंडिया विल डिसाइड व्हाट टू डू इट, वी हैव टू ब्रेक द नेक्सस बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, और उसके पीछे में जो उनका टैसिट सपोर्ट है वो चाइना का है। ये है स्ट्रेटेजिक डोमेन के ऊपर में मेरी एनालिसिस। लेकिन ये करेंगे कैसे? करें, हमारे साथ सुरेश गोयल जी भी हैं, उनका कह रहे कुछ भारत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगा, और बांग्लादेश के टेरिटरी में घुस करके कोई मिलिट्री ऑपरेशन करने की योजना मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल कोई है कि आप कोई उस तरीके का काम करे। भारत का कंसर्न ये है कि हमारे जो हिंदू सनातनी भाई वहाँ रहते हैं वो सुरक्षित रहे, वहाँ के अल्पसंख्यक सुरक्षित रहे, वहाँ लोकतंत्र बहाल हो जाए। इससे ज़्यादा क्या भारत कुछ चाहता है? बिल्कुल। मैं माफ कीजिएगा सर, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस आएंगे तो चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी। चर्चा जारी है और वापस चलेंगे अपने पैनलिस्ट के पास। आज गोयल जी के पास में जाऊंगा। गोयल जी, जो स्थिति पहले थी बांग्लादेश में, स्थिति बदली, वहां पर तख्ता पलट हो गया, भारत को क्या फर्क पड़ा? या अभी जो ट्रंप जो कह रहे हैं कि भारत को फ्री हैंड, इस फ्री हैंड देने के वाले स्टेटमेंट से क्या फर्क पड़ा? क्या भारत का कंसर्न सिर्फ इतना है कि वहाँ पर जो हमारे लोग हैं जो उम्मीद भरी नज़र से भारत की तरफ देखते हैं वो सुरक्षित रहे, या बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली किसी भी कीमत पे भारत करे ताकि भारत की सुरक्षा जो है, भारत की सीमा जो है वो सुरक्षित रहे? देखिए, अभी मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब जो बात कर रहे थे जी, तो उन्होंने तो लफ्ज इस्तेमाल किया था कि बांग्लादेश हमारी अंडरबेली है, और मैं ख्याल कमार आगा साहब को मैं जानता हूँ, उसी तरह से बातचीत हो चुकी है, वो इस बात से एग्री करें कि बांग्लादेश से हमारी जो संबंध है वो खाली एक माइनॉरिटीज वाले संबंध नहीं है। माइनॉरिटीज इशू है जी, हिंदू माइनॉरिटीज इशू है, लेकिन उससे वो उसको मिलाकर के भी सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा जो पोजीशन है बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में, इंडो पैसिफिक में जो हमारे एक इन्फ्लुएंस है, उस सब स्ट्रेटेजी को देखते हुए बांग्लादेश हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एंटिटी है। और उस महत्वपूर्ण एंटिटी में अगर कोई ऐसा एलिमेंट आता है जो कि हमारे सामरिक हितों के ऊपर चोट पहुंचाता है, कि हमारा इन्फ्लुएंस कम करता है, कि जो सरकार होती है वह हमारे हितों के खिलाफ काम करती है, वो जो पोर्ट है वो कहती है कि चाइनीज आ जाए काम कर ले, या पाकिस्तानी आ जाए वो यहाँ पर सबमरीन भेज दे, तो उससे हमारे हितों पर नुकसान पहुंचता है। तो जो हम देखते, तो मैं देखता हूँ एक विदेश सेवा के नाते, रिटायर्ड हूँ बेशक, लेकिन फिर भी मेरा नजरिया वही है।
तो मैं देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि बांग्लादेश में जो हमने 1971 में काफी सारी एक डेवलपमेंट्स के बाद में हमने दो चीजें की थी कि एक तो जो रिलीजन बेसिस है स्टेट का, कि एक इस्लाम रिलीजन के बेसिस के ऊपर स्टेट बनाया, पाकिस्तान को अलग कर दिया, पार्टीशन हो गया। हमने चैलेंज किया कि रिलीजन जो है वो एक स्टेट का बेसिस नहीं हो सकता है ये। तो बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के बाद भी एक तो वो हुआ, और दूसरा हमारे को जो दो फ्लैंक्स पर दिक्कतें होती थी वो कम हो गई। और बांग्लादेश में खालिदा जिया भी रही हैं। खालिदा जिया कोई हमारे बहुत क्लोज नहीं थी, लेकिन फिर भी खालिदा जिया के साथ में हमने अपने रिलेशंस मैनेज किए। आई एम क्वाइट श्योर कि हम जो यूनुस हैं उनसे भी रिलेशंस मैनेज करेंगे, बशर्ते को वो बिल्कुल ही हिंदुस्तान के खिलाफ ना हो जाए। तो मैं ये कहूंगा कि जो अगर वो कहते हैं कि हमको वो हम देखेंगे कि क्या करना है ये, उसका मतलब अगर मैं समझता हूँ वो ये है कि हम अपने हितों के मुताबिक देखें कि बांग्लादेश से हमको अपने संबंध, रिलेशंस किस तरह आगे मैनेज करने हैं। उस बात में यूएस से किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे बिग स्टेट बोल लीजिए या यूएसए बोल लीजिए या सोरस बोल लीजिए, जो मर्जी बोल लीजिए, कि वो बीच में नहीं आएंगे ये। अब उनके बीच में नहीं आने के बाद में मोहम्मद यूनुस कैसे सरवाइव करेंगे या नहीं करेंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि मोहम्मद यूनुस के लिए बांग्लादेश में अभी भी लोगों के मन में आपकी आवाज मुझे लग रहा है कि नेटवर्क में शायद इज्जत है, बिल्कुल चाहे जो भी करे। जी बिल्कुल सही कहा। मैं कमर आगा जी से इसी पे जाना चाहूँगा कि अभी मोहम्मद यूनुस से हो सकता है भारत के रिश्ते अगर कोशिश की जाए तो अब जो बांग्लादेश जो है वो यूनुस जो है वो बात भारत के कंडीशन पे करने को हो सकता है तैयार भी हो जाए। भारत जो चाहता है कि वहाँ पर हिंसा बंद हो, वो हिंसा बंद भी कम भी हुई है, वो बंद भी हो जाए, बाकी चीज़ें। लेकिन एक जो चीज़ है कि ये जो पूरा मसला, ये तख्ता पलट का पूरा मसला तो शुरू से वहाँ से हुआ था ना, तो इसमें तो अमेरिका आता है, उसको तो वहाँ अपना मिलिट्री बेस बनाना है। तो अमेरिका अभी भले ही कह रहा है कि भारत कुछ करे, लेकिन क्या ये कायम रहेगा अमेरिका अपने इस बात पे? कभी न कभी तो अमेरिका भी चाहेगा कि बांग्लादेश में जो मिलिट्री कैंप बनाने के लिए जो जगह चाहिए थी उसे, अगर उस पर अमेरिका आ गया तो फिर तो भारत और अमेरिका के हित टकराएंगे। तो फिर वहाँ पर किस तरीके का बैलेंस जो है वो भारत को करना पड़ेगा, और फिर उस वहाँ पर संबंध किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? अमेरिका के सामने कई चिंताएं हैं। पहली बात तो ये कि सच है कि अमेरिका का जो जिस तरह की रिपोर्ट्स आई उससे लगता है कि अमेरिका का तो नहीं, CIA या डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे नजर आता है। और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट बाइडेन भी कनाइवेंस थी उनकी भी। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ये कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि चेटागान के अंदर कोई चाइनीज नेवल बेस बनना, भारत भी नहीं चाहता। तो यहाँ के ऊपर एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा बनता है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर मैं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से दो चीज़ चल रही है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान जो है उसके हितों को आगे बढ़ाए जैसे पहले करता था, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से चाइना के साथ इस समय जुड़ चुका है। वो बीच बीच में जब उसको एड लेनी होती है तो ज़रूर इस किस्म के स्टेटमेंट देता है, थोड़ी बहुत मदद भी कर देता है जैसे बांग्लादेश में की, लेकिन वो चाइना को छोड़ने पे तैयार नहीं नजर आता। जब वो चाइना को नहीं छोड़ता तो अमेरिकन उसकी एड, उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक से जो उनको मिलता है तो वो सब रोक लगाने की बात होने लगती है। और फिर जब वो अगर पूरा करने लगता है, जब कुछ एक बड़ा उनका मसले को हल करता है तो वो उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। लेकिन अब लगता है कि ट्रंप इस बात से सहमत हो चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन इंटरेस्ट को वो नहीं पूरा करेगा और वो पूरी तरीके से जुड़ चुका है चाइना के साथ। ये एक डुअलिटी थी पाकिस्तान की जिसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा था वहाँ पे। दूसरी बात ये कि अभी जो बताया एम्बेसडर साहब ने कि रिलीजियस आइडेंटिटी से ज़्यादा इथनिक आइडेंटिटी ज़्यादा मजबूत होती है। पाकिस्तान का जो गठन हुआ था वो धर्म के नाम पे हुआ था और यही हुआ कि कुछ ही साल के बाद जो है वो इथनिक आइडेंटिटी नाम को लेके बांग्लादेश अलग हो गया। पाकिस्तान जो है वो बेसिकली एक
एक्सपेरिमेंट था जो पूरी तरीके से, जिसमें अंग्रेज और मुस्लिम लीग और बहुत से कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं जुड़ी हुई थीं, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। अब इसी वजह से वहाँ के ऊपर पश्तून भी अपनी डिमांड कर रहे हैं अलग होने की, और बलूच भी अपनी बात कर रहे हैं, सिंधी भी नहीं रहना चाहते, ये पहले भी नहीं रहना चाहते थे। इनके ऊपर एक फोर्स कर दिया गया था पाकिस्तान, और इन लोगों ने बलूचिस्तान को तो बाई फोर्स एनेक्सेशन हुआ है जिसे कहना चाहिए, जिन्हों ने बिल्कुल 1 साल के बाद अगले साल हुआ है। पश्तून के पास ऑल्टरनेटिव नहीं था, बादशाह खान बहुत खिलाफ थे वहाँ पे, और सिंध में भी इसी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी थी और जियो सिंध वगैरह बाद में भी बहुत स्ट्रांग रहे, और आज भी वो एलिमेंट वहाँ पे मौजूद हैं। ये लोग अलग नहीं होना चाहते थे, या तो चाहते थे कि भारत के साथ रहें, अगर भारत नहीं है तो वो चाहते थे आज़ाद होना। वो दोबारा से ये शुरू हो गया, धर्म के नाम पे पाकिस्तान ने उनको जोड़ने की कोशिश की है, और मुझे नहीं लगता कि ये एक्सपेरिमेंट चल पाएगा। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इन सब के बीच में एक बड़ी टसल चल रही है, जिसमें इंडिया अमेरिका को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट भी ना इंडिया भी नहीं चाहता, लेकिन इंडिया जैसा कि बताया गया कि कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पे किसी भी दूसरे देश का बड़ा नेवल बेस बने चिटागोंग में या उस पूरे में। गॉर्डर की वजह से ऑलरेडी परेशानी है, और फिर एक नया वहाँ पे बिल्कुल। ये तो बांग्लादेश की बात हुई के सिन्हा जी की, ये तो बांग्लादेश की बात थी जो हम लोगों ने चर्चा के लिए। एक जो और जो महत्वपूर्ण बातें, बहुत जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, राणा को जो है भारत को सौंपने को जो राजी हो गया है अमेरिका, और साथ में ये भी कहा कि भारत के विरोध में जो भी लोग हैं यहाँ पे उनको भी सौंपा जाएगा। क्या ये माना जाए कि राणा के बाद जो है खालिस्तानी जो पन्नू है, क्या पन्नू को भी भारत लाने का जो रास्ता है वो खुल गया है? देखिए, बहुत अहम सवाल आपने पूछा है कि क्या जो खालिस्तान की एलिमेंट खास करके अमेरिका में थे, कनाडा के अंदर में आप देख ही रहे हैं जिस तरह से वहां पर इंडिया ने एक तरह का मोर और लेस जो वहां के चीजों को रोका है, और किस तरह से रोका है वो तो हम देख रहे हैं, इंक्लूडिंग आवर रिलेशंस। अब अमेरिका की बारी है। अमेरिका में जो पन्नू साहब हैं उनकी डुअल सिटीजनशिप है, एक अमेरिका की, एक कनाडा की है। और जस्टिन ट्रूडो जिस तरह से मार्जिनलाइज्ड हुए हैं कनाडा में, अब अमेरिका में आप ठीक कह रहे हैं कि अब क्या उनकी बारी है। देखिए, जो पन्नू है या खालिस्तान जो इशू है, उसको वहाँ के डीप स्टेट उसको ये देखते थे। अब वो डीप स्टेट ओपन है, जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब कहते हैं कि अमेरिका डजंट, इफ अमेरिका हैज टू बिकम ग्रेट अगेन, तो ये डीप स्टेट की जो कार्रवाई होती है, जिसमें आपका पेंटागन भी आता है, उसके अंदर में CIA भी आता है, या उसके FBI आता है, वो कहते हैं कि नहीं, दैट विल नॉट, एंड दे आर चेंजिंग इट। और देखिए, सबसे ज्यादा कटौती यदि हो रही है तो इन्हीं में लोगों के लिए अगेंस्ट में हो रही है। ये डीप स्टेट इतना होता है कि इनमें जो वहाँ के हेड ऑफ स्टेट हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर में भी जानलेवा हमला हुआ 2 बार, तो वहां तक उनके हाथ पहुंच जाते हैं। और ये इसी के कारण जो मारे गए थे, जो इसके पहले जॉन एफ कैनेडी, इसलिए वो सार्वजनिक कर रहे हैं कि इनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है। और ये जो अभी बात आपने कहा कि क्या इनका नंबर आ गया, जस्ट इज द मैटर ऑफ टाइम। देखिए, इसी चीज के ऊपर में आप देखिए, अभी इस बार सितंबर में मोदी जी अमेरिका गए थे, तो हमारे NSA साहब नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? कि न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने उनके ऊपर वो समन जारी किया था, भले ही उनको सर्व नहीं हुआ था, दैट्स व्हाई इट वाज देयर। और वो क्या कारण से नहीं गए थे, ये भी आकलन लगाया जाता है कि नहीं गए थे, क्योंकि उस समय बाइडेन साहब थे, चाहे जाते तो इस बार गए हैं, एंड ही इज सिटिंग ओपनली देयर। और मैं फिर से तुलसी गबार्ड की बात करता हूं। तुलसी गबार्ड इज नाउ हेड ऑफ द इंटेलिजेंस। जितने भी CIA हैं, जितने डीप स्टेट की हमने बात करते हैं, एवरीवन हैज टू रिपोर्ट थ्रू हिम, एंड सी इज अ इंडिया। वो इंडिया के साथ, उनका ये कहना है कि इंडिया के साथ should have a not only comprehensive strategic partnership, it should beyond that। और इसलिए वो बात कर रहे हैं अपने आप। वो इंडिया नहीं मांगने गया उनसे F-35 आप हमें दे दीजिए, मगर वो ऑफर कर रहे हैं। तो देखिए, इनके ये तो मार्जिनाइज हो गए, ये खत्म हो गए, ये यू जस्ट टेक इट, इज अ मैटर ऑफ टाइम। क्योंकि अमेरिका ये नहीं कर सकता कि भारत के ही काटे, इसके पहले डीप स्टेट कर दी थी, क्योंकि पॉलिटिकली बायलैटरली 2 अदर चीजों से। इसलिए इस बार इवन जिसको कहते हैं पेंटागन का जो चीफ है, जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, वो भी एब्सोल्युटली डिफरेंट है। वो टो नहीं किए लाइन। इसके पहले आप देखिए, जितने भी उनके आए थे तो देवर, बिकॉज उनकी प्लानिंग होती है।
अभी क्यों ऑल ऑफ ए सडन अमेरिका में, अब आप देखिए जब आपने इसकी बात की है तो क्यों डोनाल्ड ट्रम्प पुतिन से बात करते हैं, उनसे बात करते हैं 90 मिनट्स। जो हमारा और उनका और प्रधानमंत्री का 40 मिनट्स का ही एक हुआ था, उसके बाद ज्वाइन, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वी आर इन वन टर्म, बहुत सारा अंडर जी और हमारे अभी जी बैठे जी आपका भी के साथ मुझे लग रहा है कि नेटवर्क कुछ जो है आवाज़ सही से नहीं आ रही है और प्रोग्राम को वाइंड अप करने का भी समय हो रहा। अभी जो तहव्वुर राना है उस पर भी सवाल थे, लेकिन प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए के सिन्हा जी आपका, कमरागा जी आपका और सुरेश कुमार गोयल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में, अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की आपने। मुझे लगा हमारे जो दर्शक जो सुन रहे हैं उन्हें भी एक नया जो है नई दृष्टि जो है इस पूरे बातचीत की या पूरे स्टेटमेंट की एक समझ में आई होगी। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं की जो उम्मीदें लगी हुई है भारत से, वो उम्मीदें जो है फिर से एक बार जो है जागी है, क्योंकि ट्रंप ने जो इशारा किया है उस इशारे के बाद से उनकी उम्मीदें जागी है। लेकिन अब सब चीज़ ये इस बात पे डिपेंड करता है कि भारत बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए और उनका जीवन स्तर बेहतर बने, उनके खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसे रोकने के लिए क्या कर पाता है। क्योंकि अगर वो ऐसा कर, क्योंकि इसका संदेश केवल बांग्लादेश में नहीं बल्कि भारत में जो रह रहे हिंदू हैं उन पर भी जाएगा और इसका आने वाले चुनावों पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।